नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 4 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है टॉक्सिक ब्रू और इसमें बात की गई है जहरीली शराब के बारे में। तो हाल ही में पंजाब में एक हादसा हुआ है जिसमें कि कई लोगों की जान गई है जहरीली शराब पीने से। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के साथ भी जुड़ता है और साथ ही साथ इश्यूज रिलेटिंग टू सोशल सेक्टर के साथ भी ये जुड़ता है। और इसके साथ हम इसे जोड़ सकते हैं इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे जहरीली शराब के बारे में, जिसे इलिसिट लीकर भी कहा जाता है, जो कि इलीगली बनाई गई शराब है, जिसे रेगुलेटेड कंडीशंस में नहीं बनाया गया है, जिसके ऊपर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया है और जिसमें कभी कभी पैसे बचाने के लिए कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से शराब जहरीली हो जाती है और इसके द्वारा मौतें होती हैं। तो आइए अब देखते हैं सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मामला क्या है। तो मामला है स्प्यूरियस लिकर या इलिसिट लिकर का। इलिसिट अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है कि जिसे लीगल तरीके से नहीं बनाया गया है। तो इलिसिट लिकर का मतलब है कि जो शराब बिना लाइसेंस के द्वारा बनाई गई है उसे इलिसिट लिकर या इलीगल लिकर कहेंगे। और स्प्यूरियस लिकर का मतलब है कि जिस शराब में कुछ मिला दिया गया है, यानी कि कुछ एडल्ट्रेंट्स मिलाए गए हैं, जैसे कि मिथेनॉल, जो कि टॉक्सिक है, काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है। तो अभी हाल ही के दिनों में पंजाब और आंध्र प्रदेश से 2 मामले सामने आए हैं जिसमें कि कई लोगों की जानें गई हैं। पंजाब में मामला है जहरीली शराब पीने का, जिसके द्वारा कई जानें गई हैं, खासतौर से पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि अमृतसर ग्रामीण है, तरन तारण है और गुरदासपुर। जबकि आंध्र प्रदेश का जो मामला है, यहाँ कुछ लोगों ने हैंड सैनिटाइजर के साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को मिला के कंज्यूम किया, जिसके द्वारा उनकी मौत हो गई। और ये मामला हुआ है प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। और इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट अभी कोविड-19 की हॉटस्पॉट है और इस वजह से जो शराब की दुकानें थी उन्हें बंद कर दिया गया था। और इसकी वजह से जो लोग शराब के आदी हैं, यानी एडिक्टेड हैं शराब से, उन्होंने फिर हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल कंटेंट होता है, उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ मिलाकर पिया, जिसके द्वारा उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में उनकी जान भी चली गई। पंजाब गवर्नमेंट ने फिलहाल एफआईआर रजिस्टर की है उन लोगों के खिलाफ जो कि इस मामले में दोषी पाए गए हैं, और एफआईआर रजिस्टर की गई है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304, 307 और 120 के अंतर्गत। इसके बारे में हमें ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। सेक्शन 304 का मतलब है कि पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि इसके द्वारा आपको होमिसाइड, जिसे होमिसाइड माना जाता है, उसकी सजा दी जाती है। तो होमिसाइड का मतलब है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मार देना, जो कि मर्डर हो जाएगा अगर इसमें इंटेंशन शामिल है, यानी कि आपका इंटेंशन था उस व्यक्ति को मारने का, तब ये मर्डर का चार्ज बनेगा। अगर आपका इंटेंशन नहीं था तो फिर ये मैन स्लॉटर का चार्ज बनेगा। 307 का मतलब है कि अटेम्प्ट टू मर्डर। 120 का मतलब है कि आप कॉन्स्पिरेसी के द्वारा कोई ऑफेंस करने जा रहे हैं। और अब पंजाब सरकार ने इसके लिए एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, जबकि अपोजिशन पार्टीज का मानना है कि जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। तो हमें यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी और जुडिशियल प्रोब के बीच में क्या अंतर है। तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सरकार के ऑफिसर के द्वारा की जाएगी, एक ब्यूरोक्रेट के द्वारा की जाएगी। तो इस वजह से सरकार का काफ़ी ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप हो सकता है, कंट्रोल रहेगा। जबकि जुडिशियल प्रोब जो होगी ये किसी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में होगी और इसमें सरकार का ज़्यादा से नहीं रहेगा। और आगे हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल
स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और इसको जीएसटी के परव्यू से भी बाहर रखा गया है, क्योंकि अल्कोहल या जो लीकर सेल्स हैं उससे राज्य सरकारों को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। इसीलिए राज्य सरकारों ने अल्कोहल को जीएसटी के अंतर्गत लाने से मना किया। तो अल्कोहल के ऊपर लगती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती है एक इनडायरेक्ट टैक्स जो कि किसी भी गुड्स के मैन्युफैक्चर में लगाई जाती है अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और इसको हम समझ सकते हैं कि ये कस्टम ड्यूटी के समानांतर है जो कि इंपोर्टेड आइटम्स पे लगाई जाती है। तो जो अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। और अल्कोहल के अलावा जो आइटम जीएसटी से बाहर हैं वो उनमें है लैंड, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो स्प्यूरियस लीकर है, यानी कि जिस लीकर में कुछ मिला दिया गया है, वो कैसे बनती है? तो इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है ज़्यादातर वो है मिथेनॉल, और इसके अलावा कुछ अन्य ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड्स को भी मिलाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इसकी कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि इसे इलीगली बेचा जाएगा। और जो मिथेनॉल है जिसको काफ़ी यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, यानी कि पॉइजनस है। और मिथेनॉल का वैसे यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है फर्नीचर पॉलिश करने में। अब आइए देखते हैं कि क्या वजह है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं। तो पहला कारण है कि पुअर गवर्नेंस, जिसके द्वारा जहां ये इलीगल लीकर बन रही है और उसका मूवमेंट हो रहा है राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक, उसको ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है। तो ये दर्शाता है कि जो गवर्नेंस है वो जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और यहाँ जो खास तौर से दो डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं, एक पुलिस और दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है करप्शन, जिसमें कि पुलिस, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल, इन तीनों का एक गठजोड़ बना हुआ है जिसके द्वारा इस एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो इलीगल शराब बनती है एक स्टेट में और उसको बेचा जाता है दूसरे स्टेट में, और जब तक जो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक और कारण है कि जो राज्य सरकारों की पॉलिसीज़ हैं जो कि डिस्टॉर्टेड हैं, यानी कि जो सही तरीके की पॉलिसीज़ नहीं बनाई है। एक तो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शराब पर, जिसके द्वारा शराब अनएफोर्डेबल हो जा रही है, और इससे जो स्मगलर्स हैं उन्हें मौका मिलता है कि वो अपनी नकली शराब या जहरीली शराब को लोगों को कम दामों में बेच दें। इससे नुकसान जो उस शराब को पी रहा है उसका तो है ही, साथ में सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। दूसरा है कई राज्य सरकारों के द्वारा प्रोहिबिशन पॉलिसी को अपनाना। प्रोहिबिशन का मतलब है कि पूरी तरीके से बैन होना लीकर सेल्स पे। ये हमारे आर्टिकल 47 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी प्रोहिबिशन के लिए कहा गया है। और कई राज्य सरकारें जैसे गुजरात हैं, बिहार हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया है। लेकिन इसकी वजह से भी स्मगलिंग बढ़ जा रही है और कई सारे जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे हैं। एक और कारण है कि लोगों के बीच में जागरूकता नहीं है, यानी कि लोगों को पता नहीं है कि जो शराब वो कम दामों में ले रहे हैं और जो इलीगल है उसमें क्या मिला हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है, ऐसी जानकारी लोगों के पास नहीं है। तो इस वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो जो करप्शन वाला नेक्सस है जिसमें पुलिस, पॉलिटिशियन और स्मगलर्स शामिल हैं, उस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है। नेक्सस यानी कि जो गठजोड़ है इनमें। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़रूरी है वो है कि ऐसे सभी मामलों में काफ़ी स्पीडी और इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो, और इसके बाद ऐसे व्यक्ति जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, यानी कि जो लोगों के लिए एक सबक बन सके, ऐसा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जानी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि ऐसी जहरीली शराब उनके लिए कितनी घातक हो सकती है। फाइनली एक कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी चाहिए राज्य सरकारों से उनकी पॉलिसी में, जो कि शराब की बिक्री को लेकर हो। राज्य सरकारों को चाहिए कि वो टैक्सेस को सीमित करें, इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं जिससे कि लोग मजबूर हो जाएं गलत तरीके से या गलत जगह से शराब लेने के लिए, जिससे कि राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है और लोगों की जान जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे ही राज्य सरकारों को प्रोहिबिशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या प्रोहिबिशन कारगर है
जिस चीज़ के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या अगर बेहतर तरीके से शराब की बिक्री को रेगुलेट किया जाए तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस पर भी राज्य सरकारों को सोचना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बात करता है जहरीली शराब से मौतों के बढ़ते मामले पर और कहता है कि शराब संबंधी दुर्घटनाओं और मौतों को रोका जा सकता है यदि राज्य अवैध शराब, जिसे इलिसिट लीकर या हूच भी कहा जाता है, उसके निर्माण पर नियंत्रण रखे और जवाबदेही सुनिश्चित करे जो भी एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, खासतौर से एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि आबकारी यानी कि एक्साइज और विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, दोनों ही राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अब पंजाब सरकार ने इस घटना के बाद आबकारी व्यवस्था के प्रवर्तन में चूक के लिए उत्तरदायी कुछ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन एडिटोरियल में ये बताया गया है कि इस तरीके का इलीगल शराब का रैकेट काफ़ी समय से चल रहा था और इसके लिए कई बार कंप्लेन भी की गई थी, लेकिन फिर भी राज्य प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जब तक कि ये ट्रेजेडी नहीं हुई। और एडिटोरियल ये बताता है कि ये दुर्घटना पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड और असम में जो दुर्घटना हुई थी जहरीली शराब को लेकर, उसकी याद को ताज़ा करता है। और इन दोनों ही घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब के सेवन से। और एडिटोरियल कहता है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भी शराब सेवन से संबंधित कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जहां जो लोग शराब के आदी हैं यानी शराब से एडिक्टेड हैं, उन लोगों ने शराब नहीं मिलने पर हैंड सैनिटाइजर या अन्य अल्कोहल मिश्रित तरल पदार्थों का सेवन कर लिया है और कई मामलों में उनकी मृत्यु भी हो गई है। और ऐसा ही मामला अभी आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से सामने आया है, जहां की शराब के विकल्प के रूप में हैंड सैनिटाइजर पी लेने से 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। और आगे एडिटोरियल कहता है कि लगभग प्रत्येक वर्ष भारत का तस्करी शराब बाजार, जिसे कि मूनशाइन मार्केट भी कहा जाता है अंग्रेजी में, ये शराब सेवनकर्ताओं के ऊपर 3 रूपों से भारी आपदा ला रहा है। एक तो उन्हें अंधापन हो जा रहा है, दूसरा उन्हें टिश्यू डैमेज फेस करना पड़ता है और तीसरा विषम परिस्थितियों में उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। और एडिटोरियल बताता है कि जो वाणिज्यिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध शराब आम लोगों के आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से महंगी होती है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं और इसकी वजह से जो भ्रष्ट नौकरशाही है वो क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ मिलकर अवैध शराब खरीदने और बेचने का अवसर प्रदान करती है। और अवैध रूप से उत्पादित इस शराब में प्राय इथेनॉल के बजाय मीथेनॉल का प्रयोग होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। और मीथेनॉल का प्रयोग आमतौर से फर्नीचर को पेंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्योंकि मीथेनॉल काफ़ी हद तक इथेनॉल से मिलता जुलता है तो इसका आसानी से दुरुपयोग किया जाता है अवैध शराब बनाने के लिए। आगे एडिटोरियल बताता है कि चिकित्सीय दृष्टिकोण से यानी कि एक मेडिकल व्यू पॉइंट से निम्न और मान्य अल्कोहल स्तर वाले वैध शराब की उपलब्धता और लोगों को शराब के सेवन से दूर रहने और अवैध शराब के खतरों के प्रति सावधान करने के लिए एक निरंतर जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान का संचालन एक सार्थक हस्तक्षेप हो सकता है सरकार के द्वारा। और इसमें जनता का भी सहयोग काफ़ी जरूरी है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी कोविड-19 जैसी महामारी के समय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई सारी रिसर्च से ये पता चला है कि लंबे समय से जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है और उन्हें कोविड-19 ज़्यादा आसानी से हो सकता है और उससे उनकी जान पर भी जोखिम बन सकता है। और WHO ने भी ये कहा है कि सरकार को ये चाहिए कि वो लाइसेंस युक्त यानी कि जो लीगल तरीके से शराब बन रही है उसको लोगों तक पहुंचाए, लेकिन जो अवैध शराब की बिक्री है उस पर कड़ा नियंत्रण रखे, उसको बंद करवाए। और एडिटोरियल कहता है कि इस तरीके की चीज़ को करने के लिए सरकार के द्वारा सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है, इसके लिए सामुदायिक सहयोग यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो महिला समूह हैं उनका इसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो अल्कोहल एडिक्ट हैं उनके द्वारा अपने परिवारों का ख्याल नहीं रखा जाता है, वो सारा पैसा अपने शराब पीने में लगा देते हैं
और घर की महिलाओं के साथ भी अत्याचार करते हैं। तो इसमें महिला समूह ने कई राज्यों में बहुत अहम भूमिका निभाई है और उनके द्वारा ही जो कैंपेन्स चलाए गए हैं उसके द्वारा कई सारे राज्यों में शराबबंदी हो गई है। हालांकि शराबबंदी के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। आगे एडिटोरियल बताता है कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, यानी दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न राज्य आबकारी प्रशासन और विधि व्यवस्था के पुनर्सुधार को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए उतनी नहीं दे रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं और मौतों का ये सिलसिला थम नहीं रहा है। और प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोग जहरीली शराब के सेवन से भारत में मौत की भेंट चढ़ रहे हैं और इसको रोका जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता में वृद्धि भी की जानी चाहिए ताकि त्वरित और सरल डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी के माध्यम से लोगों में मिथेनॉल से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी कदम है और इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि इस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हर गांव और शहर में उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं इलिसिट अल्कोहल, जिसे अवैध शराब कहा जाता है हिंदी में। तो जो अवैध शराब है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है अनरेगुलेटेड सर्कमस्टांस में, यानी कि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी किस्म के लाइसेंस लेके ये नहीं बनाई जा रही है और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा बार कुछ ना कुछ कंटेमिनेंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि मिथेनॉल, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स इत्यादि। और ये किया जाता है खर्चा कम करने के लिए, इसको सस्ते रूप में प्रोड्यूस करने के लिए। और ये अवैध शराब जहरीली तब हो जाती है जब इसमें मिथेनॉल जैसा कंपाउंड मिला दिया जाता है जो कि बॉडी में फॉर्मिक एसिड बनाता है, जिसके द्वारा अंधापन, टिश्यू डैमेज या मौत भी हो सकती है। और ये जो अवैध शराब का व्यापार है ये भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। और WHO का एस्टिमेट है कि जो दुनिया भर में शराब की बिक्री होती है उसमें 25.5% शराब अवैध है। और भारत की अगर सिचुएशन देखी जाए तो ये और भी ज़्यादा बुरी है कि भारत में जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसका 45% हिस्सा अनरेगुलेटेड शराब का है, अवैध शराब का है। और भारत में जो अवैध शराब के द्वारा मौतें हो रही हैं ये एक रेगुलर ऑकरेंस हो गई है कि हर साल ऐसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। और अगर 2019 की बात की जाए तो 2 बड़ी घटनाएं सामने आई थी। असम में जहां की 150 से ऊपर मौतें हुई और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां की 100 से अधिक लोग जहरीली शराब के सेवन से मारे गए। कुछ कदम भी उठाए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा इसको रोकने के लिए। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसीलिए स्टेट के परव्यू में आता है। तो कई राज्य सरकारों ने टैक्स स्टैम्प या फिस्कल मार्किंग को यूज़ करने की कोशिश की है, जिसके द्वारा जो अवैध शराब का मार्केट है उसको कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक पहल की है जिसके द्वारा उन्होंने 2D बारकोड्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा अवैध शराब को नियंत्रित किया जाएगा। और कई सारे राज्य हैं जैसे कि गुजरात और बिहार जिन्होंने पूरी तरीके से प्रोहिबिशन को अपना लिया है, यानी कि शराबबंदी कर दी है। अब प्रोहिबिशन से दिक्कत ये है कि जो मार्केट पहले ऊपर था वो अब नीचे चला जाता है, यानी कि इलीगली काम शुरू हो जाता है, क्योंकि शराब पीने वाले फिर भी इस जुगाड़ में रहते हैं कि उन्हें कहाँ से शराब मिल सकती है और इससे स्मगलिंग को बढ़ावा मिलता है और राज्य सरकार के लिए राजस्व का नुकसान भी होता है। कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लत नहीं है शराब की और शराब नहीं मिलने पे वो शराब पीना छोड़ भी देते हैं और परिवारों के लिए अच्छा रहता है, महिलाओं के लिए अच्छा रहता है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, आपको दोनों ही तरफ की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सब था एडिटोरियल के की कॉन्सेप्ट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके का एडल्ट्रेंट या टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जहरीली शराब बनाने में। तो आपका उत्तर होगा मिथेनॉल को खास तौर से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोरिक कंपाउंड्स को भी यूज़ किया जाता है। डीनेचर्ड स्पिरिट के बारे में पूछा जा सकता है। तो डीनेचर्ड स्पिरिट वो है कि जिसमें कुछ मिला के जो अल्कोहल पीने के लिए फिट है उसको नॉन ड्रिंकेबल बनाया जाता है और कुछ केमिकल मिला दिया जाता है, कभी कभी मिथेनॉल को मिलाया जाता है। तो अगर मिथेनॉल और इथेनॉल को मिला दिया जाए तो वो डीनेचर्ड स्पिरिट हो जाएगी। सवाल आपसे आर्टिकल 47 के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल है संविधान का जिसमें प्रोहिबिशन की बात की गई है। तो ये DPSP में आर्टिकल 47 है। मेंस में अगर बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा जो अवैध शराब का व्यापार है वो बढ़ा है।
तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके के कदम उठाए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा अवैध शराब के व्यापार को रोकने के लिए। और एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोहिबिशन यानी कि पूर्ण शराबबंदी या शराब के बिक्री को रेगुलेट करना कौन सा बेहतर विकल्प है और क्यों। तो इसमें आपको प्रोहिबिशन के प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए कि क्या प्रोहिबिशन के फ़ायदे हैं यानी कि शराबबंदी के फ़ायदे और नुकसान। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।